दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। उनके ऊपर चिंता की दो लकीर और बना दी जाए तो कोई जो है उसमें गुरेज नहीं होगा। रिसेंटली क्या हुआ है, हमने एक रिएक्टर जो कि कलपक्कम में है, तमिलनाडु के अंदर है, उसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है। लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो कि एनर्जी सेक्टर को लेकर इंडिपेंडेंट होने वाला है। अभी रिसेंटली जो भी स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर चला है, फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल सप्लाई जो है पूरी तरीके से रुक गई, कंजप्शन बढ़ता रहा और देश की हालत जो है हमने उसको स्टेबलाइज रखा। पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब हुई, चाइना जैसे देशों की हालत बिल्कुल ठीक रही। इस बात से हमने ये सबक लिया कि हमको एनर्जी सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर को देखा होगा। उस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए लगभग हमको 20 साल लगे और एक हमारे साइंटिस्ट ने पूरा जीवन उसके ऊपर लगा दिया, तब जाकर हमने आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया। वैसा ही उसी लेवल का हमने एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो तैयार किया है। इसको बनाने में भी लगभग 20 साल हमको लग गए हैं। आप ये मान के चलिए कि मुझे एक मकान बनाना है और वो 3 मंजिला मकान है। उस मकान की बिल्डिंग की पहली इमारत जो है वो तो हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब तक हम लोग दूसरी इमारत को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि दूसरी जो इमारत है उसको लगभग पूरी तरीके से हमने तैयार कर लिया है ताकि हम लोग तीसरी मंजिल पर पहुंच पाए और तीसरी मंजिल की छत पर हम लोग जो है खड़े हो जाए। रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत ने एक प्लूटोनियम रिएक्टर जो है उसको बना लिया है। तो पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि भारत जो है वो प्लूटोनियम बॉम्ब जो है वो बनाने को तैयार है और पाकिस्तान की हवा जो है इसमें टाइट हो रही है। जाकिर कजामी जो कि वहां के जो हम लोग कहते हैं एडवाइजर हैं, उनकी चिंता है कि भारत जो है वो अब खुद का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर उसका इस्तेमाल वो करने वाला है। किसके अंदर वो करने वाला है? इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर करेगा, मतलब बॉम्ब बनाने के अंदर वो करेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 500 मेगावाट का हमने इंडिजीनियस सोडियम कूलेंट वाला एक न्यूक्लियर प्लांट बना लिया है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, सोडियम कूलेंट, एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर कोई काम करता है तो उसमें जो यूरेनियम प्रोडक्ट है उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं यूरेनियम की, उसको कंट्रोल्ड वे के अंदर करने के लिए कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो आज से पहले हम लोग एज ए कूलेंट हैवी वाटर को यूज कर रहे थे, लेकिन उसके बिहाफ पर, उसके रिप्लेसमेंट के अंदर हमने इस बार जो कूलेंट को यूज किया है वो है सोडियम, और उसको हम लोग कह रहे हैं लिक्विड सोडियम है वो। अब इसमें नई बात क्या है, इसमें परेशानी क्या थी? सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी इसके अंदर कि ये जो लिक्विड सोडियम है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो स्पार्क करता है, वो जल जाता है। अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ बाबा वगैरह जो होते हैं वो हाथ के अंदर आग जला लेते हैं, है ना? आग जलती हुई दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है? या फिर पानी के अंदर वो आग लगा देते हैं, वो होता है सोडियम से। तो वो जो सोडियम था उसी का हमने इस्तेमाल किया है कूलेंट के लिए। ठीक है, थोड़ा हम लोग डेप्थ में समझेंगे। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया टेक्स ए डिफाइनिंग स्टेप इन द सिविल न्यूक्लियर जर्नी। तो देखिए, सिविल न्यूक्लियर जर्नी जो है हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, कोई डिफेंसिव नहीं है ये। हम केवल सिविलियंस के लिए एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी एनर्जी की कंजप्शन को पूरा कर सके। एडवांसिंग द सेकंड स्टेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कुल कितनी स्टेज होती है, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसकी सेकंड स्टेज को हमने पूरा कर लिया है कंप्लीटली। ये इंडिजीनियस है। 20 देशों ने भले ही हमको मदद की हो, लेकिन फिर भी हमने इंडिया के अंदर उस टेक्निक को इस्तेमाल किया और उसको पूरा बना डाला। ठीक है, इंडियाज प्रोग्रेस इन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम हैज ड्रॉन रिएक्शंस फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर आफ्टर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट। मतलब रिसेंटली जैसे ही हमने PFBR को बनाया, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया, तो बॉर्डर पार से हमारे पास में कई कंसर्न उठना शुरू हो गए कि भारत जो है वो अब क्या बना रहा है? प्लूटोनियम बॉम्ब बना रहा है ना? अब ये कंसर्न इतना ज्यादा रेस कैसे हो गया? जापान के नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था वो प्लूटोनियम ही था, जो कि 9 अगस्त 1945 को गिरा था, जिसको कहा जाता है फैटमैन।
और उसकी तबाही इतनी जबरदस्त थी, मतलब ये मान के चलिए पूरे बॉम्ब का वजन लगभग 4,500 केजी था और उसमें प्लूटोनियम डाला गया था केवल 23 किलो के आसपास। केवल 23 किलो प्लूटोनियम डाला गया था और उस प्लूटोनियम ने जो तबाही नागासाकी के अंदर मचाई थी वो जबरदस्त थी। कई पीढ़ियां जो है वो याद कर रही थी जापान की। वैसा ही जो है कंसर्न पाकिस्तान को है कि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर प्लूटोनियम बॉम्ब गिरा दिया तो पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा कब डह जाए और उनकी जो नस्लें हैं कब जो है वो टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो, उनको बड़ा डर है। तो अब देखिए इस रिएक्टर को, आप देखिए इस रिएक्टर के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली में मेन कंपोनेंट होता है। इसी कंपोनेंट के अंदर ये रिएक्टर की कोर होती है जहां पर यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ऐसे जितने न्यूक्लियर प्रोडक्ट होते हैं इनको यहां पर क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड वे के अंदर रिएक्शंस करवाई जाती है। रिएक्शन क्या समझते हैं आप, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, अब यूरेनियम का एक टुकड़ा मेरे पास में है, यूरेनियम को अगर मैं तोड़ूंगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन तोड़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास में चाकू है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास में चाकू है। उसको तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन्स का अटैक उसके ऊपर करना पड़ता है। जैसे ही न्यूट्रॉन्स की बौछार होती है तो वो यूरेनियम जो है वो टूटने को तैयार होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। जो टूटे हुए पार्ट हैं वो भी और भी टूटना शुरू कर देते हैं जब न्यूट्रॉन्स की और भी उसके ऊपर बारिश की जाती है। तो जब वो जितनी बार भी टूटेगा उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। अब ये मान के चलिए कि अब उसको कंट्रोल भी करना जरूरी है। हो सकता है कि वो जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस कर दे और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग कूलेंट का भी यूज करते हैं ताकि एनर्जी जब ज्यादा डेवलप हो तो उसको कूल किया जा सके। इसलिए हैवी वाटर जो है वो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल रोड्स के अंदर, ठीक है। और इस बार लिक्विड सोडियम का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये हीट एक्सचेंजर पंप यहां पर लगा हुआ है, स्टीम जनरेट हुई, पानी गर्म हुआ और वो जो स्टीम थी वो स्टीम टरबाइन के अंदर गई, टरबाइन घुमा और हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया। तो एनर्जी जो है वो हमारी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब आपको भले ही ये छोटा सा लग रहा होगा कि यार ये सब क्या पिद्दा सा है, ये पिद्दा सा नहीं है। ये देखिए आप इसके साइज को देखिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 स्टेज बताता हूं। एक्चुअली में अभी जो हमने सफलता हासिल की है वो यहां पर हासिल की है। ऑलरेडी हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है उसको डेवलप कर चुके थे जहां पर यूरेनियम का यूज होता है। अभी रिसेंटली ईरान और यूएसए के वॉर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ईरान को यह कह रहा है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट मत कीजिए, यूरेनियम एनरिचमेंट मत कीजिए। तो ये एनरिचमेंट क्या होता है, एनरिचमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास में चावल के बहुत सारे दाने हैं और चावल के अंदर गेहूं मिक्स है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए केवल चावल। तो मैं जितना गेहूं उसके अंदर से हटाता जाऊंगा, जितना चावल मुझे प्योर मिलेगा, उसको मैं कह रहा हूं कि वो एनरिचमेंट है। तो यूरेनियम के अंदर से जब इंप्योरिटीज को हटाया जाता है उतना ही एनरिचमेंट यूरेनियम का बढ़ता चला जाता है। अगर वो 95% क्रॉस कर गया है तो उसका इस्तेमाल होता है फिर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियर यूरेनियम जो है उसका एनरिचमेंट 95% के अगर ऊपर हो जाता है तो वेपन्स के अंदर उसको काम में लेंगे। इसीलिए ईरान क्या करता है, ईरान के ऊपर अमेरिका यह दबाव बना रहा है कि आप यूरेनियम जो है उसका एनरिचमेंट केवल और केवल 3.16% तक करो, उससे ऊपर मत जाओ। आप समझ चुके होंगे। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम को हमने एनर्जी कंजप्शन के लिए फर्स्ट स्टेज के अंदर तैयार कर लिया, यूरेनियम 235। उससे जो प्रोडक्ट निकला उसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम जो है मतलब एक्चुअली में बाय प्रोडक्ट्स और भी कई निकलते हैं। तो सेकंड स्टेज के अंदर जो हमने फ्यूल काम में लिया वो है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम जो है उससे हम लोग फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है वो बना रहे हैं, मतलब वो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें एनर्जी बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती है, बहुत जल्दी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर यूरेनियम जो 235 था वो 238 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब वो 238 में कन्वर्ट हो गया तो हमने दूसरी मंजिल जो है मकान की बना ली है। अब हमारा फाइनलाइज ये है कि फ्यूजन रिएक्टर हम लोग बनाएंगे जिसमें लगातार रिएक्शन, चेन रिएक्शन चलती रहेगी एक के बाद में एक। और जब हम लोग ये थर्ड स्टेज पूरा कर लेंगे इसका मतलब है कि एनर्जी कंजप्शन को लेकर हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। रशिया वो पहला कंट्री है जिसने तीनों स्टेज कंप्लीट कर ली है और हम लोग जो है अगर तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरी कंट्री हम लोग बन जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व के अंदर जो प्लूटोनियम पाया जाता है उसका 25% इंडिया,
रखता है, और वो भी केरल के अंदर। और केरल के अंदर ये कहां पर मिलता है, जो रेत होती है ना, रेत, उसके अंदर आपको प्लूटोनियम मिलता है। ठीक है, अब पाकिस्तान का कंसर्न और भी है कि भाई इंडिया जो है वो क्या करेगा, इंडिया जो है ये बॉम्ब बनाएगा। तो जो बॉम्ब बनाता है वो बॉम्ब के बारे में ही सोचता है, जो आतंकवाद फैलाता है उसको आतंकवाद ही दिखाई देता है कि भारत कोई भी गतिविधि करेगा कि भारत आतंकवाद फैला रहा है, उनको ये लगता है। लेकिन हम लोग एज ए सिविल यूज के लिए ही इस रिएक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें लिक्विड के यूज, लिक्विड जो है कूलेंट पर, वो नाम याद रखना, लिक्विड सोडियम का यूज हुआ है, और इसमें प्लूटोनियम फ्यूल का यूज किया गया है। और ये सेकंड स्टेज है जिसको हमने अब कंप्लीट कर लिया है, पिछले 20 साल की मेहनत थी। ठीक है, कल पक्का में इसको बनाया गया है। तो ये पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न है। तो वैसे देखिए, हम क्या ही करेंगे अंदर ही अंदर, तुमको क्यों बताएं भाई क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर और हम क्या करना चाहते हैं। चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तुम्हारे ऊपर अटैक करती है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटी पे अटैक करती है, तो इल्जाम भारत के ऊपर ही आता है। भारत मदद करता है या नहीं करता है, क्या ही कंसर्न है उसको लेकर। तो हम लोग बॉम्ब बनाएं या दिवाली का बम बनाएं, तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है ना। तो खर्चा हमारा लग रहा, पैसा हमारा लग रहा, सब कुछ हमारा लग रहा, पेट में तुम्हारे दर्द है। तो पाकिस्तान का कंसर्न यह है कि भारत जो है वो बॉम्ब बनाएगा, है ना। चलो दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग इनको जरूर अपनाइए, अपनी लाइफ के अंदर फोकस को इंक्रीज कीजिए। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग के लिए है, क्योंकि आपका एक चैलेंज आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैलेंज को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।